आदरणीय मुख्य अतिथिगण और सम्मानीय प्रधानाचार्य और समस्त मेरे परिवारवासियों और जहाँ पधारे अतिथिगण, वैसे तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है कि ऐसे सम्मान पूर्वक शब्दों को कैसे कहा जाता है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है स्टेज के ऊपर। इससे पहले मैंने कभी स्टेज के ऊपर माइक नहीं पकड़ा। तो मतलब कि ऐसा है कि मैं मेरे पापा की एक कहानी को आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर चाय पे बैठते हैं तो वो हमें ये पुरानी कहानियों के बारे में बता रहे हैं और मुझे नहीं पता था कि आप सबके बारे में और पापा को किस तरह का मैं उपहार दूँ। तो इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की है पापा की लाइफ के ऊपर। तो उम्मीद है कि आप सब थोड़ा सा संयम बना के सुनेंगे और देखेंगे, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी है। और इसके लिए स्पेशल थैंक्स टू विनोद सर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हेल्प की, और कैमरामैन भैया और कपिल भैया सब इन्होंने बहुत मेरी हेल्प की है। बाकी मेरी पूरी टीम इधर खड़ी है, उनके लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए। थैंक यू। आप कंटिन्यू कीजिए। हेलो, मेरा नाम गौरव है और लगभग सब जानते हैं मुझे। मैं कुछ खास नहीं अपनी जिंदगी में। खास से आप क्या समझते हैं ये तो मुझे मालूम, लेकिन एक सोसाइटी के अकॉर्डिंगली खास वो है जो एक सक्सेसफुल पर्सन, एक अच्छा बेटा या सर उम्मीदों पे खरा उतरता है। और मैं इनमें से कुछ भी नहीं, फिलहाल सिवाय इतना खास होने के कि मैं बेटा मिस्टर महावीर प्रसाद अध्यापक का। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम, ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम, मैंने तुम्हें जहाँ रखा। इसमें खास सिर्फ इतना ही नहीं कि इन्होंने मुझे पाला है या मैं इनका बेटा। ये इसलिए खास है क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में वो सब हासिल किया जो एक परफेक्ट इंसान करता है। लाइफ में कुछ नहीं का फेस तो बहुतों के पास होता है और सब कुछ भी एक ना एक दिन मिल ही जाता है, लेकिन जो इस बीच में एक सफ़र इंसान जीता है टर्निंग पॉइंट्स के साथ, जिसे वो याद करे तो उसको महसूस हो कि उसने एक जिंदगी के बेहतरीन पल जी हैं, वो सबके पास नहीं। कोई बचपन अच्छा जीता है तो कोई जवानी में मिस करता है और कोई बुढ़ापे में फुल्ली हैप्पी फैमिली के साथ जिंदगी का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन एक भी फेज अगर रह जाए तो वो एक अफसोस दिल भी छुपा के रखता है। बस अभी तक के सफर में मेरे पापा ने अफसोस भरा फेज अपनी जिंदगी में बनाए, क्योंकि अफसोस भरे फेज हमें हमारी कमजोरियां निकालते हैं। ये मायने नहीं रखता कि हम उस वक्त में कमजोर थे भी या नहीं। मुझे नहीं पता कि ये परफेक्ट लाइफ कैसी होती है, लेकिन जब मैं सोचता हूं कि ये परफेक्ट लाइफ कैसी होनी चाहिए तो मेरे लिए एक ही नाम आता है, मेरे पापा, माय फादर। क्योंकि उनकी जिंदगी कुछ नहीं से बहुत कुछ का सफर है। ये कहानी नहीं किसी फिक्शनल हीरो की, ये कहानी है मेरे हीरो, मेरे फैमिली के हीरो, मेरे पापा की। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम, पापा मेरी जान मेरे संग चलना। जब पापा ने गवर्नमेंट स्कूल निनान से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, स्कूल के बाद अक्सर हम सोचते हैं शायद अब जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। नया नया जोश और नए नए सपने होते हैं, लेकिन साथ में आती है जिम्मेदारियां। और इन्हीं जिम्मेदारियों ने एक 20 साल के लड़के को मजबूर किया घर छोड़कर नेपाल जाने के लिए काम की तलाश में। पर जिंदगी कभी इतनी सीधी नहीं होती। जितना हम इसे सुलझाते हैं ये उतनी ही उलझती जाती है, लेकिन इन उलझनों में बैठे रहना हमें मुर्दा बना देता है। फिर जरूरत होती है एक विद्रोह की, खुद से और जिम्मेदारियों से। जब कोई इंसान अपनी सोच से आगे देखना शुरू करता है तब आराम का वक्त खुली आंखों का ख्वाब बन जाता है। यही वो पहला टर्निंग पॉइंट होता है
जब हम डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं और अपनी जिंदगी से कुछ कर दिखाने का खुद से एक वादा करते हैं। और इसी वादे को सच करने के लिए उस लड़के ने हार नहीं मानी। 1984 में उसने प्राइवेट तौर पर बीए के लिए अप्लाई किया। गवर्नमेंट नेहरू मेमोरियल कॉलेज हनुमानगढ़ से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाए। ये कोई छोटा विद्रोह नहीं था जिम्मेदारियों का उस 90s के आरापार। ये विद्रोह था उस अस्थायी कुएं से निकलने का जो चंद पैसों और छुट्टी इज्जत का बना हुआ था। पता नहीं कहानियां सिर्फ विद्रोह या सपने देखने पर से नहीं बन जाती। कहानियां बनती हैं इन पलों से जहां जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। और हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां फैसले सिर्फ अपने लिए नहीं, जिम्मेदारियों के लिए लिए जाते हैं। मेरे पापा की जिंदगी में भी उस वक्त एक ऐसा ही मोड़ आया था। ये वो साल और वक्त था जब पापा की लाइफ में हमारी माताश्री की एंट्री हुई, यानी कि पापा की शादी और जिंदगी के सफर का हम सफर। मम्मी के आने से पापा की लाइफ थोड़ी 2x होने वाली थी, या यूं कह लो कि जिंदगी को जैसे एक नई रफ्तार मिल गई हो, क्योंकि अब सिर्फ सपने ही नहीं थे उनकी लाइफ में, अब एक जिंदगी थी उनके साथ और कुछ कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाने के लिए उन्होंने फिर अपने कदम गांव से शहर की ओर बढ़ाए। वो शहर जो उस वक्त में सपनों का शहर था, उस हर लड़के के लिए जो बड़े ख्वाब देखता था। शादी के 21वें दिन पापा ने फैसला किया कि हनुमानगढ़ जाएंगे और काम की तलाश करेंगे। ये पापा का उस शहर में सफर था जो शुरू हुआ कुछ नहीं से और एक बिना पहचान के। पापा अपने गांव के दोस्तों के साथ निकले, ओम सोलंकी अंकल, सुनील बेनीवाल अंकल, और वहां तीनों ने मिलकर एक रूम किराए पर लिया। ओम अंकल लॉ की पढ़ाई कर रहे थे और सुनील अंकल आर्मी की, और पापा ढूंढ रहे थे सिर्फ एक चीज कि कोई काम मिले। अगले दिन शिफ्टिंग के बाद वो काम की तलाश में निकले और पहुंच गए धागा मिल में, जिसका नाम था राठी धागा मिल, जहां वर्कर्स की भर्तियां चालू थी। लेकिन वो सूरज ढल चुका था पापा के पहुंचने तक, और वहां काम की जगह मिली थकान और निराशा, क्योंकि भर्तियां बंद हो चुकी थी। उस मई जून के महीने में एक लड़का जो उम्मीद लेकर शहर गया था कि कोई काम वो करेगा, लेकिन उस शहर ने अपनी बाहें भी खोली। जिस गर्मी में शरीर के पानी के साथ अक्सर हमारी उम्र में हौसला भी सूख जाता है, वो 21-22 साल का नौजवान आंखें उठा के खड़ा था। हिम्मत और हौसले के नौजवान तो बस उस उम्र में होते थे, अब तो बस उम्र के नौजवान रह गए हैं। खैर, काम ना मिलने से हताशा तो थी, लेकिन हौसला नहीं टूटा था, क्योंकि पापा ने ठान लिया था, अब लौटकर वापस ऐसे ही गांव नहीं जाऊंगा। या तो ये शहर मुझे मिट्टी कर देगा या मुझे ये सोना बना देगा। एक निराशा लेकर वो लौटे तो सही, लेकिन अपने गांव नहीं, अपने कमरे पर, और कह डाली सारी निराशा अपने दोस्तों से। थकान 2 पल में गायब हो जाती है जब कोई अपने जैसा आपको समझने वाला साथ हो। खैर, उस लड़के ने कह डाला आज का अपना अंधेरा। उसी बातचीत में जैसे अंधेरे में एक रोशनी की किरण मिलती है, वैसे ही एक रास्ता मिला। ओम अंकल जो पापा के साथ रहते थे हनुमानगढ़, उनके किसी जानकार का न्यूज़पेपर का काम था, या यूं कह लो कि उनका अखबार का कारोबार था, जिसका नाम था तेज केसरी अखबार, जिसके ओनर थे उस वक्त में बजरंग लाल भाटिया जी, जो शायद ओम अंकल के फ्रेंड या कोई रिलेटिव थे। अगली सुबह पापा उनसे मिलने गए काम के सिलसिले में, और इनको काम मिल गया 450 रुपये प्रति माह की नौकरी। वो तो कोई आज के जैसा नहीं था कि एक क्लिक में सब छप जाते थे। तब अखबार छपते थे मशीनों पर, हाथ की मेहनत और वक्त की कीमत के साथ। रात के 10 बजे तक मशीनों की आवाज के शाही में रंगे हाथों से अखबार छापते थे, और थकान भी होती थी, पर वक्त ऐसा था जो हमेशा याद दिलाता कि थकना मना है मेरे दोस्त। फिर छपाई के बाद अगली सुबह साइकिल पर हल्की रोशनी बांध खबरों का बंडल उठा गली गली मोहल्ले मोहल्ले उन्हें बांटना भी होता था।
पता है, उस वक्त वो शहर उसी के लोगों के लिए बड़ा था, लेकिन वो अखबार बांटने वाला लड़का उस शहर को अपनी साइकिल के 4 पैडल में नाप लेता था। दिन में काम और रात में मेहनत, और इन सब के बीच में उस लड़के ने जारी रखी अपनी किताबों से मुलाकात। कितने वक्त मिले मायने नहीं रखता, बस मिलना मायने रखता है। जिंदगी ने पहली बार पापा को उतार चढ़ाव नहीं दिखाए थे, इसकी नींव बचपन से ही शुरू हो गई थी। कुछ हादसे हमें बचपन छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं और धकेल देते हैं मैच्योरिटी की दहलीज पर। ये पहला उतार चढ़ाव है पापा की कहानी का, एक साये का अतीत, इनका बचपन। हमारा ये छोटा सा गांव है अजीतपुरा, और इससे भी छोटी होती ख्वाहिशें जो हालात उन्हें बनाती है। घर में लोग ज्यादा थे और उनसे भी ज्यादा उनकी जिम्मेदारियां, लेकिन पापा बचपन में काफी स्ट्रांग रहे हैं, फिजिकली और मेंटली भी, और इसी वजह से सब पापा को बचपन में महालड़ के नाम से जानते थे, जिसका मतलब हमारी लोकल लैंग्वेज में बलवान या शक्तिशाली। सब अच्छा था 6th क्लास तक, लेकिन जो लड़का पूरे गांव में महालड़ के नाम से जाना जाता था, उसे एक हादसे ने बहुत कमजोर बना दिया कुछ वक्त के लिए। जो अतीत का साया था, वो साया था उनके पिता का, जो उसी अतीत में रह गए। और घर की हालात और जिम्मेदारियों को देखते हुए दादी जी ने स्कूल छुड़वा दिया और थमा दी घर के हिस्से की कुछ जिम्मेदारियां। यूं ही साल गुजर गया, कुछ चेहरे धुंधले पड़ गए और कुछ यादें। वक्त बदला और घर के हालात सुधरने लगे, और इसी के बीच किस्मत ने फिर मौका दिया किताबों से गुफ्तगू का। पापा के बड़े भैया अमर सिंह ने पापा का फिर से स्कूल में दाखिला करवाया, और यहीं से शुरू हुआ ख्वाबों का सिलसिला। कुछ हादसे हमें तोड़ते नहीं, वो बनाते हैं हमें। यूं ही खबरों को छापते और घर घर पहुंचाते हुए उस लड़के को मालूम ही नहीं चला कि कब 6 महीने गुजर गए, और काम में ज़्यादा उलझे रहने और पढ़ाई को कम वक्त मिलने की वजह से उसकी दूसरे साल में सप्लीमेंट्री आ गई एक सब्जेक्ट में। एक छोटी सी ठोकर और थोड़ी सी निराशा, लेकिन अभी भी अखबार से दोस्ती जारी थी। और इसी दोस्ती ने उन्हें एक दिन एक ताजा खबर से मिलवाया। एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की भर्ती के लिए इंटरव्यू का विज्ञापन, या यूं कहो कि इज्जतदार जिंदगी की ओर खुलता हुआ दरवाजा। अगली सुबह वो अपनी खबरों का पिटारा उठा चल दिए अपनी साइकिल पर। वक्त पर शहर में खबरें बिखेर कर वो चल दिया आखिरी खबर देने और जिंदगी की खबर लेने, उसी प्राइवेट स्कूल में जिसका विज्ञापन उसने देखा था। स्कूल के बाहर अपनी साइकिल खड़ी कर हाथों में अखबार लेकर वो ऑफिस में पहुंचा, और एक सरल अभिवादन के साथ वो खबरों का पिटारा प्रिंसिपल के हाथ में थमा दिया। प्रिंसिपल का नाम शोभा जी था। अखबार लेने के बाद उन्होंने पूछा, क्या आपको कुछ कहना है? लड़के ने विज्ञापन के बारे में बताया और उनके स्कूल में पढ़ाने की इच्छा जाहिर की अपने शब्दों में। इंटरव्यू हुआ, वहीं तुरंत फैसला भी। वो लड़का सिलेक्ट हो गया, 150 रुपए प्रति माह की नौकरी। उस दिन उस लड़के के लिए खबरों का पिटारा सिर्फ कागज का बंडल रह गया था। उसने अपनी साइकिल और पिटारा उठाया और कंपनी में जाकर ताजा खबरों को अलविदा कह दिया। और उसने अपनी 1 महीने की मेहनत वही छोड़ दी और शुरू किया एक नया जीवन जो वो जीना चाहता था, एक अध्यापक की जिंदगी। पैसे कम थे, लेकिन सुकून था इस नौकरी से, और खुद से मन में किया हुआ एक वादा कि इस अध्यापक की जिंदगी से वापस मुड़कर ना देखने का। शहर खुद के लिए सस्ता था, लेकिन जरूरतों के लिए अभी भी महंगा था। पापा के जानकार शिषपाल राठौड़, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में वर्कर थे, उनके ऑफिसर की बेटी जो 3.5 साल की थी, उसके लिए ट्यूशन टीचर के तौर पर पापा से बात की और उन्होंने हाँ कह दी 50 रुपए प्रति माह पर। पहले से थोड़ा सुकून था अब जिंदगी में, लेकिन मेहनत उतनी ही। पापा सुबह स्कूल में पढ़ाते और आके ट्यूशन, और बचे हुए वक्त में अपनी पढ़ाई करते। पापा की बीए की फाइनल ईयर थी और पापा अपनी फाइनल ईयर के एग्जाम की प्रिपरेशन में लग गए, और इम्तिहान के वक्त पापा ने सप्लीमेंट्री और फाइनल ईयर के सारे एग्जाम पास कर लिए।
और अपनी बीए की ग्रेजुएशन को पूरा कर लिया। इस वक्त तक पापा के छोटे भाई भी उनके साथ रहते थे। वो चाय की दुकान पर काम किया करते थे। दोनों भाई मिलकर अपना खर्चा निकालते और बचे हुए ज्यादा से ज्यादा पैसे घर पर दादी जी को भेजते। एक लंबे वक्त के संघर्ष के बाद अक्सर इंसान रुकने की सोचता है। 2 पल ठहर उस पल की वो सुकून भरी सांसें अपने सीने में महसूस करना चाहता है, जो एक अरसे बाद उसे मिली होती है। उसके बाद पापा ने फैसला किया कि वो यहाँ कहीं रुकेंगे। उनका मन था आगे की पढ़ाई करने का। उस वक्त पहली बार एग्जाम निकला था बीएड के लिए, बीटेट का, और पापा उसी की प्रिपरेशन में लग गए। हमें तय करना चाहिए हमें कहां रुकना है, हमारे सुकून को नहीं। पापा को हनुमानगढ़ में 2 साल गुजर गए, लेकिन उनके लिए जैसे 2 पल थे। अक्सर खाली बैठने पर दिन काटने को दौड़ता है, मानो पल सदियां बन चुके हों। पापा स्कूल और ट्यूशन के साथ अपनी पढ़ाई के अंदर इतने मशरूफ हो गए, ना उन्हें दिन चढ़ने का मालूम चलता, ना उन्हें दिन ढलने का। बस सपनों की आग लेकर खुद को पूरा झोंक दिया पढ़ाई के अंदर। गुजरते दिनों को अगर मेहनत से भरते रहे तो वो हमारा हौसला अनंत कर देते हैं। और पैसे ही उस लड़के का इम्तिहान आते आते हौसला अनंत हो चुका था, और एक अटूट विश्वास के साथ वो एग्जाम देने गया। अक्सर हर एग्जाम की मेहनत हमें पता होती है हमारी, और हम ये भी जानते हैं कि वो इम्तिहान हमें चुनेगा या नहीं। लेकिन जो इम्तिहान से बार बार धोखा खाते हैं, सब झोंकने के बाद भी इम्तिहान से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पाते। उनकी मेहनत को ही बोलना पड़ता है, वो भी परिणाम आने के बाद, और उन्हें चुने जाना जैसे उनकी मरी हुई आत्मा को फिर से जिंदा करने के बराबर है। पापा हिम्मत और विश्वास दोनों से अमीर थे, और परिणाम आने पर ये और भी मजबूत हो गया। वजह वो बीएड के लिए चुने गए और अपनी संस्कृति को अपना विषय बना लिया। वो शास्त्री बनने का सपना अब आंखों की पलकों से उतर उनकी हाथों की लकीरों में समा गया था। नव आंखों की हल्की मुस्कान अक्सर खाली ख्यालों को खुशी से भर देती है। कई बार आंखों की बारिश काफी नहीं होती जिंदगी के लिए, बारिश बादलों में भी होनी जरूरी होती है। एक जिंदगी तो बारिश में झूम रही थी, लेकिन कई जिंदगियां अकाल की वजह से सूख चुकी थी। जब जमीनें सूख जाती है तो वीरानी शहरों तक पहुंच जाती है, और ये वीरानी उन आंखों की बारिश को भी निगल जाती है। लेकिन अपनों में अपनापन बड़ा गहराई से गड़ा गया हो तो कोई भी अकाल आपका काल नहीं बन सकता। पापा ने अपने पीटीटी एग्जाम के सिलेक्शन के बारे में घर पर बताया, और साथ में कहा कि उन्हें अब नौकरी और शहर छोड़ गुलाबी नगरी जयपुर शास्त्री के लिए जाना पड़ेगा। ऐसी हालत में कुछ अपने हाथ पीछे जरूर खींचते हैं, और वो गलत भी नहीं, और पापा भी ये बात समझते थे। लेकिन एक लड़की को वो हार और उदासी पसंद नहीं थी, तो उसने अपने गहने बेचने की बात घर के बड़ों से कही। ये वैसा ही था जैसा आंधियों से घिरे सूरज को नम हवाओं ने थाम लिया हो झुकने से। ऐसा साथी जब आपके साथ खड़ा हो तो मायने नहीं रखता कि कौन सा अकाल आपके सर पर मंडरा रहा है, बस जी चाहता है सब जीत लेने को। पर पता है, बड़े भाई जो होते हैं वो आपको नीचा नहीं देखने देते। कुछ बातें उम्र भर खा जाती हैं, इससे अच्छा है हम थोड़ी मेहनत कर लें। किसान के लिए ये मायने नहीं रखता कि वो मेहनत अपनी जमीन पर कर रहा है या दूसरों की। उसके लिए जरूरी होती है जमीन और मेहनत और उसकी फसल, जिससे वो अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। और अपनी परिवार की जरूरतें पूरी करने वो मजदूरी के लिए पंजाब गए। पापा के बड़े भाई भगवंता राम और मेरे ताऊजी और बाकी के बड़े भाई जमीन में लड़ते रहे उस अकाल से। ताऊजी लौटे अपने हाथ में परिवार की जरूरतें और पापा का सूख रहा सपना लेकर। पापा फिर खड़े हुए अपनों के सहारे से अपने कदम आगे बढ़ाने को। पापा ने अपना शहर समेटा और चल दिए अपनी कहानी में एक और शहर जोड़ने। भगवंता राम ने अपने छोटे भाई को कुछ 1100-1200 रुपए हाथ में थमाए, और अमर सिंह ने भी कुछ पैसे थमाए, और दोनों ने सफर के लिए शुभकामनाएं दी। पापा दादी और मम्मी से मिलकर अपने शास्त्री बनने के सफर पर निकल पड़े, और कुछ महीनों बाद बारिश ने भी जमीनों से बातें करना शुरू कर दिया।
मंजिल पाना ही कहानी नहीं होती, उस लायक बनना असली कहानी होती है। हमने वक्त को जिंदगी का पहिया कहा और इसीलिए हमने इसे गोल घड़ी में ढाल दिया। लेकिन वक्त कभी लौटकर उसी जगह नहीं जहां हम उसे तय करते हैं। वक्त चलता है तो वो बढ़ता भी है और कम भी होता है, क्यों हमारी उम्र की तरह। या तो हम वक्त की चिंता करें या अपनी उम्र की। असल में तो दोनों ही बेकार हैं हमारे बिना। लेकिन पापा हमेशा अपने आप में एक व्यस्त इंसान रहे हैं। कभी मिट्टी बन गए तो कभी चांदी की चमक बन गए। बस अब सोना बनना बाकी था, जिसके लिए वो जयपुर में मेहनत की आग में जल रहे थे। मिट्टी का रौंधा जाना जरूरी है, चांदी का चमकना और सोने का तो सोना होना ही काफी है। पापा ने अपनी शास्त्री पूरी की और बन गए वो जिसका होना ही काफी था उस वक्त में। पापा ने एक बार फिर एक और शहर समेट लिया और लौट आए वापस उसी घड़ी के पहिए के साथ। लेकिन कमाल यह था कि वक्त बदल चुका था। पापा इस बार अकेले नहीं आए थे, साथ में मम्मी भी थी। पापा और चाचा ने किराए पर फिर मकान लिया और एक कमरे में चाचा और मौसी रहते और एक कमरे में मम्मी पापा। पापा को अब वो शहर जानने लगा था, एक नए नाम से, शास्त्री जी के नाम से। उनकी मेहनत अब उनकी पहचान बन चुकी थी। जो वक्त उन्होंने जिंदगी और अपनों से उधार लिया था वो अब चुकता हो चुका था। पापा के पड़ोस में एक उन्हीं के जैसे कमाल की शख्सियत और थी। वो भी अध्यापक थे, हिंदी के लेक्चरर, जिनका नाम था संदीप डूंगरा। कमाल ये नहीं कि वो लेक्चरर हैं, कमाल ये था कि वो सुकून से पहले अपने आत्मसम्मान को चुनते और इसी आत्मसम्मान की खातिर उन्होंने उस वक्त अपनी लेक्चरर की नौकरी को छोड़ दिया। चंद पैसों के लिए लोग अपना ईमान बेच देते हैं, लेकिन उन्होंने तो अपने सम्मान के लिए एक सक्सेसफुल लाइफ को ठुकरा दिया। वो अब सिर्फ कमाल नहीं रहे थे, वो एक मिसाल बन चुके थे, सिर उठा के जीने की, अपने सिद्धांतों पर जीने की और अपने आप को चुनने की। पापा के पड़ोसी और टीचर होने की वजह से उनके बीच बातचीत हुई और वो अच्छे मित्र बन गए। दोनों शख्सियत में एक बात बड़ी गहरी मिलती थी, वो दोनों की ये थी कि वो अपना सुकून ठुकराते थे सिर उठा के जीने के लिए। संदीप डूंगरा अंकल एक अच्छे कवि भी रहे हैं, ये उनकी दूसरी कमाल की बात है। पापा ने हनुमानगढ़ में राष्ट्रीय शिशु शिक्षा सदन स्कूल में ज्वाइन किया, 400-450 रुपए प्रति माह पर। संदीप अंकल उस शहर के लोकल होने की वजह से उनके अच्छे जानकार थे, तो पापा को शहर में एडजस्ट होने में काफी मदद मिलती और एक वक्त के बाद पापा अच्छी सैलरी पर थे। उन्होंने उस शहर में अपनी पहचान बना ली और उस शहर ने भी उनको अपना बना लिया था। कुछ शहरों में अपने परिवार जैसी शख्सियतें बना ली। एक कहानी जो मम्मी पापा की चल रही थी और एक कहानी थी जो इस कहानी में जुड़ने भी आई, कुछ किस्से अपनी कहानी में जोड़ने भी आई। एक दिन संदीप अंकल के कोई पहचान वालों ने घर से निकल अपनी एक अलग और दुनिया बसा ली। सुनने में जितना फिल्मी लगता है उतना ही इस दुनिया की आग में झुलसा देने वाला भी होता है। पर परिंदों को उड़ने से कौन ही रोकेगा जब वो ठान ले। उनके पास सिर्फ एक दूसरे का सहारा था और रहने के लिए कोई जगह नहीं। तब संदीप अंकल ने पापा और मम्मी से बात की और बिना ज्यादा सोचे समझे उन्होंने अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए। करीब 14-15 दिन ही सही, लेकिन उन दिनों में सिर्फ क्षति नहीं मिली, रिश्तों की गर्माहट भी मिली और अपनापन भी। सूरज अंकल ने पापा के साथ स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और घर पर मम्मी और मधु आंटी ने मिलकर एक छोटा सा परिवार बना लिया। कभी कभी वक्त कम होता है लेकिन रिश्ते गहरे हो जाते हैं, और वही हुआ। अजनबी बनकर आए थे और अपने बनकर चले गए थे, और फिर वो एक दिन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए और पीछे छोड़ गए अपनी यादें जो अक्सर अब भी मुस्कुरा देती हैं। अब पल सदियाने के रहते, अब वो रफ्तार बन भागने लगे थे जैसे कोई राजस्थान रोडवेज की बस, उतनी ही तेज और उतनी ही शांत। और इसी रफ्तार में ना जाने पता ही नहीं चला कब 2 साल गुजर गए। जरूरी नहीं हर बार वक्त गुजरने के साथ हमारी उम्र ही गुजरे, कभी कभी इसके साथ हमारा बुरा वक्त भी गुजर जाता है। गुजरते गुजरते वक्त इतना गुजर चुका था कि अब मेहनत आदत बन चुकी थी और जिम्मेदारियां सपने,
इन सब में देखने को मिलती है हमें एक सच्चाई। वक्त के साथ लोग बदल जाते हैं, शायद नहीं, वक्त के साथ लोगों की पहचान बदल जाती है। कभी जो कुछ नहीं बनकर आया, वक्त ने उसे ताजा खबरों का पिटारा थमा दिया और उन ताजा खबरों ने उसे टीचर की जिंदगी से मिलवाया। टीचर की जिंदगी से बचे हुए वक्त ने उन्हें दे दी एक और पहचान, शास्त्री जी की, और फिर एक और पहचान बदलने वाली थी। इसी साल पापा को गवर्नमेंट टीचर के तौर पर सिलेक्ट किया गया। कोई जश्न नहीं हुआ, किसी ने तालियां नहीं बजाई, बस एक कागज आया और पापा ने चुपचाप उसे टेबल पर रख दिया। उस दिन वो सुबह उठकर निकले। आज वो कहीं पहुंचने के लिए नहीं निकले थे, वो निकले अपना सफर देखने के लिए, उस शहर को देखने के लिए जिसने उनको बहुत कुछ बनाया। एक बार फिर उस शहर को समेटने का वक्त आ गया। शहर पीछे छूटने को था, सफर पर फुल स्टॉप लगने वाला था। लेकिन फुल स्टॉप का मतलब कभी भी अंत नहीं होता। अगर आप उसे अंत मान रहे हैं तो शायद उस महत्व को आप कभी समझे ही नहीं। हर कोई फुल स्टॉप एक नए किस्से की शुरुआत लाता है। बस शहर और उसके लोगों का किस्सा अब पूरा होने वाला था। शायद पुराने किस्से धुंधले हो जाएंगे लेकिन यादें रहेंगी। कोई कहानी बनकर जुबान पर न सही लेकिन किसी के दिल के कोने में जरूर। पापा की पोस्टिंग दसरकारी के गवर्नमेंट स्कूल में हुई। यही वो नया किस्सा और सफर था जो अक्सर एक कहानी के बाद शुरू होता है, जिसका जिक्र बस पुराने किस्से सुनने वाले और उन्हें जीने वालों के ख्यालों तक रहता है। खैर, सब कुछ मिल गया हो ऐसा नहीं था, पर अब कुछ भी अधूरा नहीं लगता था। उनकी यही मंजिल थी या नहीं मालूम नहीं, पर सफर अब उनसे सवाल नहीं पूछता था। दसरकारी स्कूल के बाद पापा ने अलग अलग विद्यालयों में जैसे 10 GB, 17 और 18 ST और 12 कृष्णावाली में 5 दिसंबर 1996 से 4 जुलाई 2000 तक अपनी सेवाएं दी और इसी बीच 5 जुलाई 2000 से 11 जुलाई 2007 तक DPP CRC 8 GB के कार्यालय में प्रतिनियुक्त हुए और वहां अपने विभागीय दायित्वों का निर्वहन किया। 13 अक्टूबर 2007 को उनका ट्रांसफर उनकी जन्मभूमि और हमारे गांव अजीतपुरा में हुआ और इसी के 5 साल बाद 13 अप्रैल 2013 को PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजीतपुरा में वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत के तौर पर ज्वाइन किया और शुरू किया अपनों में रहकर अपनों की शिक्षा में सुधार का एक नया सफर। पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम, ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। मैंने तुम्हें जहाँ रखा कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर मील का पत्थर तुम ही पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे लिए। धड़कन धड़कन तुम सीने में हर वक्त धड़कते हो। जाऊं कहीं भी मैं तुम हो या ना हो, पर साथ ही रहते हो। तुम होते हो इन आँखों में हर जगह। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ ये सर पर